हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपके जो सेकंड पार्ट है पीडियाट्रिक का, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आनुवांशिक विकार, जिसके अंदर हम कई सारी डिजीज पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और डायबिटीज है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आज शुरू करती हूँ, वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आप सभी का बहुत जाना पहचाना टॉपिक होगा। आप सभी कई बार पढ़ के आए होंगे, नीट की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी आपने पढ़ा होगा, उसके बाद भी आपने कई बार इसको देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जानते हैं हम सभी हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या है, लेकिन डिटेल में मैं आज आपसे बात करती हूँ डाउन सिंड्रोम के बारे में। और एक बात उससे पहले ये है कि जो आपका ये आनुवांशिक विकार वाला टॉपिक है, इसके अंदर 5-6 टॉपिक आएंगे आपके। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम है, और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और एक आएगा डायबिटीज, जिनमें से बैक टू बैक आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट होता है, या तो आपको एग्जाम में डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा या फिर आप लोगों को टर्नर देखने को मिलेगा। इन दोनों में से एक तो पक्का ही आता है, डेफिनेटली। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ क्लास। देखिए, टॉपिक का नाम है हमारा आनुवांशिक विकार। तो जाहिर सी बात है, आपको क्लियर होगा कि कौन से डिसऑर्डर हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, हेरिडिटी के कारण होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। यानी कि कहीं ना कहीं किसकी वजह से इश्यू क्रिएट हो रहा है, कि जीन में कोई गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से इश्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात इतनी है कि आप सभी को पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सभी के अंदर होते हैं, या मैं बात करूं 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 44 प्लस XY रहेगा मेल के अंदर, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, और 44 प्लस X और 0 यानी कि एक X गायब। ये किसके, सॉरी 44 प्लस XX किसके अंदर रहेगा, फीमेल के अंदर रहेगा। अब जैसे जैसे हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे टर्नर में एक X गायब हो जाएगा, वहाँ 0 आ जाएगा, वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो ये तो कॉमन सी बात है जिसको आप सभी जानते हो, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है डाउन सिंड्रोम, सभी को समझ आ गया कि क्या है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब बात करते हैं कौन से क्रोमोसोम की। आपको पता है 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो होगा ऑटोसोमल, जो 44 वाले जो क्रोमोसोम है, या 22 वाला जो पेयर वाला है, ये कौन से होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। ठीक है ना। तो ये वाले जो क्रोमोसोम है, इनके अंदर गड़बड़ी होने की वजह से क्या होगा, जो डाउन सिंड्रोम है उसकी कंडीशन डेवलप होगी। तो इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर आता है डाउन सिंड्रोम। अब ऑटोसोमल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर XY या XX के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। छेड़छाड़ किसके साथ हुई है, जो बच्चे हुए आपके 44 है, इनमें से गड़बड़ी हुई है। अब 44 बोलूं मैं, या 22 22 जो क्रोमोसोम बचते हैं ऑटोसोमल, उनमें से किसी एक के साथ गड़बड़ी हुई है। तो कौन से नंबर, ये जो 22 है, इनमें से भी तो देखो 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, इस तरीके से होंगे। तो जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसके साथ गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी किस तरह की हुई है, वो इस तरह की हुई है कि आप सभी को पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होंगे, पेयर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ 21 करके ऐसे क्या होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे। और नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूं तो 2 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन इस डाउन सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, किस तरह की गड़बड़ी होती है कि ये 21 वाले 2 के अलावा एक और पेयर आ जाता है। यानी कि क्या हो जाती है, इसकी ट्राइसोमी हो जाती है, 3 बन जाते हैं। ये 21 वाले 2 होने चाहिए थे, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से ये 3 हो जाते हैं। ठीक है, जब भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो बच्चे के अंदर आधे क्रोमोसोम कहाँ से आ रहे हैं, माँ से आ रहे हैं, आधे फादर से आ रहे हैं, मदर फादर से आ रहे हैं। तो ये बच्चे के अंदर जो भी यूटरस के अंदर बच्चा है, उसके अंदर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। यानी कि 1 पेयर ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होना चाहिए था।
लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में 21 नंबर के क्रोमोसोम कितने मिलेंगे, हमें 3 मिलेंगे। इसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होंगे, किसकी वजह से होगी, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी 95% जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर हमें ट्राइसोमी ही देखने को मिलेगी। डाउन सिंड्रोम में प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से आता है, अब मैंने आपको बताया कि आधे माँ से आएंगे आधे पापा से आएंगे। तो ये वाला जो 21 वाला जो गड़बड़ी की है वो किसकी वजह से हुई है, मदर की वजह से हुई है। ये माँ की तरफ से ये जीन गया है। तो ये बात तो अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते, वरना ऐसा कोई इश्यू वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद है डाउन सिंड्रोम में प्रेजेंट ओल्ड एज ऑफ मदर। अब ऐसा होता क्यों है कि माँ की तरफ से ही क्यों गया, वो इसलिए कि माँ की जो है अगर तभी तो बोलते हैं कि जैसे 35 एज हो चुकी है फीमेल की, तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी होती है वो रिस्की होती है। वो इसीलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा होगा उसके अंदर क्या डिफेक्ट हो सकता है, इस वजह से बोला जाता है। इसलिए अगर ओल्ड एज ऑफ मदर है, मदर की जो प्रेगनेंसी है वो ओल्ड एज में हुई है, तो वहां पे डाउन सिंड्रोम के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो है ओल्ड एज ऑफ जो मदर है उसकी अगर एज ज्यादा हो गई है, ज्यादा एज में वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसकी वजह से उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब साइटोजेनेटिक देख लेते हैं। साइटोजेनेटिक बोले यानी कि कितने % चांसेस हो सकते हैं कि इस तरीके से हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो 94% ऑफ केसेस में हमें रेगुलर ट्राइसोमी यानी कि जो हमने देखा है कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है इसकी हमें ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। 5% केसेस में क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है। अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर जो क्रोमोसोम है उसका जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर उसको लोकेट किया गया है उसी जगह होना चाहिए। अगर वो जैसे कि ये मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 करके इस तरीके से ये क्रोमोसोम रह रहे हैं, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम उठ के यहाँ चला जाए, ये वाला यहाँ चला जाए, तो जो इनके नॉर्मल फंक्शन थे वो गड़बड़ा जाएंगे सारे के सारे। इनका डिसलोकेशन हो गया, इनका ट्रांसलोकेशन हो गया। अगर इस तरह की भी कंडीशन देखने को मिलेगी तो भी क्या है, डाउन सिंड्रोम के चांसेस रहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन कौन कौन से का हो जाए, जैसे मान लो ये 13 14 15 इनका आपस में क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, तो इसकी वजह से भी बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन बहुत कम केसेस हमें ये देखने को मिलेंगे। केसेस ज्यादातर आपको ट्राइसोमी का ही याद रखना है। अगर ये चीजें आपको याद नहीं रहती हैं तो कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन ट्राइसोमी का याद रखना आपको कंपलसरी है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, 1% केसेस में क्या रहेगा कि एक ही पर्सन में दो अलग अलग जीन सेल का प्रेजेंट होना, यानी कि जो जीन है वो अलग अलग, एक ही सेल में दो अलग अलग जीन आके रह गए। एक सेल में एक ही जीन रहेगा, उसका वो फंक्शन चलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, दो तरीके के जीन एक ही सेल में प्रेजेंट हो गए, तो वो 1%, बहुत रेयर चांसेस हैं। तो कोई लोड नहीं है याद रखने की, आपको केवल ट्राइसोमी वाला ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, कि कितने बच्चों में से कितने बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। मान लीजिए एक साल में जो है 1000 बच्चे हुए, इस तरीके से हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम रेशियो की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि जो चांसेस कितने रहते हैं, देखा गया है ये कि जो पर 600 जो बच्चे हैं उनमें से कम एक बच्चा तो डाउन सिंड्रोम का होगा ही होगा। समझ में आया? 600 बच्चों में से एक बच्चा, यानी कि हर 600 बच्चे पर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का है। तो इस तरीके से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी याद रखनी है। आपको एग्जाम में जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ऐसी डिजीजेस की हमें फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ती है, जैसे कि आगे हम टर्नर पढ़ेंगे उसकी भी आपको बतानी पड़ेगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं इसका फीचर देखने कि ये कैसा दिखेगा। तो जैसे आप मान लो एग्जाम में सब कुछ भूल गए, ठीक है, आपको नहीं पता डाउन सिंड्रोम बच्चे के फीचर कैसे होते हैं, तो केवल एक बात याद रखिएगा, इसके आपको हाथ पैर उंगली मुंह नाक कान जितनी भी ऑर्गन या जो भी पार्ट्स होते हैं सब छोटे करके आने हैं। कैसे होंगे? जो नॉर्मल साइज होता है बॉडी का उस साइज से क्या होंगे, नैरो होंगे, छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे, फ्लैट होंगे, ऐसा आपको करके आना है। ये उस केस में जब आप भूल गए, ठीक है, और हैं भी जनरली भी, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, तो हैं भी ये इसी तरीके से। तो बात करते हैं, देखिए अब थोड़ा सा डायग्राम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। ठीक है,
अब इसका फेस और छोटा करते हैं, एकदम छोटा सा, ठीक है, इस तरीके का। तो क्या देखने को मिलेगा, मुख का आकार, मंगोलियन फेस, जो मंगोलियन के फेस होते हैं एकदम छोटे और चपटे से, बिल्कुल उसी तरीके का एकदम फ्लैट और शॉर्ट जो फेस होगा इनका देखने को हमें मिलेगा। फिर उसके बाद अब देखिए, जितने भी, मैं आपको याद करने के लिए, जिससे आपको भूलो नहीं, क्योंकि इतनी सारी डिजीजेज आप एग्जाम के अंदर पढ़ोगे सभी मिक्स हो जाएंगी, इसीलिए बता रही हूँ कुछ शॉर्ट शॉर्ट चीजें। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें सभी में आपको मेंटली और फिजिकली ग्रोथ को रिटार्ड करना है, क्योंकि सच बात है ये, आप देखो रटो भी नहीं तो आप जो है देख सकते हो किस तरीके से कि जीन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर नॉर्मल तो नहीं होने वाला, बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल तो नहीं होने वाली, ब्रेन की ग्रोथ नॉर्मल तो नहीं होने वाली, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी, रिटार्ड मिलेगी, यानी कि कम देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर जीन के साथ ही छेड़छाड़ हो गई, जो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करने वाले हैं, आगे बनाने वाले हैं, तो बॉडी को ढंग से बनाएगा कौन, ठीक है। मसल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, सारी चीजें, बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर, क्योंकि हर चीज के लिए अपना एक जेनेटिक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से उसका अपना एक फॉर्मेशन या फंक्शन शुरू होगा। अगर उसी में डिफेक्ट हो गया तो कहाँ से फंक्शन होंगे। तो यही कारण है कि इसकी जो मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ है वो कैसी मिलेगी, हमें रिटार्ड मिलेगी। फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, अभी मैंने बोला आपको सब कुछ आपको शॉर्ट करना है, सब कुछ आपको चपटा करना है, तो फेस एकदम, अगर आपने देखा भी हो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को कभी देखा हो तो देखना, इसका जो फ्रंटल हेड होता है ना, जो फोर हेड वाला जो पार्ट होता है एकदम फ्लैट मिलेगा आपको, एकदम चपटा मिलता है, एकदम कतई फ्लैट, यानी कि किसी की फ्रंटल बोन इतनी ज्यादा चपटी नहीं हो सकती लेकिन इनकी मिलेगी। तो फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, माइक्रोसेफेलिक मिलेगा, सिर कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, सिर का साइज बॉडी के प्रपोर्शन में हम देखेंगे तो कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। बात याद रखनी है। ग्रोथली डिलेड माइलस्टोन, अभी मैंने आपको बोला कि ग्रोथ क्या चल रही है, इसकी रिटार्ड चल रही है, तो जो भी ग्रोथली माइलस्टोन आने वाले थे कि इतने महीने में बैठने लग जाएगा, इतने महीने में चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, वो सारे के सारे आएंगे तो सही, मैंने ये नहीं बोला कि माइलस्टोन नहीं आएंगे, लेकिन देर से आएंगे। जैसे कि आप उसको 6 महीने में सिटिंग विद सपोर्ट करा रहे थे, सिटिंग विद सपोर्ट उसको करा रहे थे, लेकिन अब ये 6 महीने की जगह होके कहाँ हो जाएगा, 9 महीने, जस्ट फॉर एग्जांपल, यानी कि कैसे हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, ठीक है। 10 महीने में वो वॉकिंग विदाउट सपोर्ट था उसका, तो वो सॉरी वॉकिंग विद सपोर्ट था तो नहीं चल पाएगा, तुरंत से गिर जाएगा, तो इसके माइलस्टोन क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। अपवर्ड स्लैंट ऑफ आई, जो इसकी आंखें हैं, जैसे ये आंखें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आंखों के अंदर क्या रहेगा, यहाँ प्यूपिल रहता है, ठीक है, ये जो प्यूपिल है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। आपने जैसे एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, भेंगापन, ऐसा करके आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस वर्ड है भेंगा, तो उसी तरीके की इसकी आंखें दिखाई देंगी, क्योंकि इसके जो प्यूपिल है उनका प्रॉपर जो मस्कुलर मूवमेंट रहेगा आई का वो डिस्टर्ब रहेगा, इसलिए प्यूपिल का मूवमेंट प्रॉपर ना हो पाएगा, इसलिए क्या रहेगा, इस बच्चे को स्लैंट रहेगा, जो प्यूपिल है वो ऊपर की ओर चढ़ा हुआ रहेगा, एक आंख में या दोनों में भी हो सकता है। तो अपवर्ड स्लैंट, ऊपर की ओर चढ़ी हुई रहेंगी आंखें, प्यूपिल जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा। नोज कैसी मिलेगी, स्मॉल मिलेगी, विद फ्लैट नेजल ब्रिज, नेजल ब्रिज कैसा मिलेगा, एकदम चपटी नाक, एकदम चपटी नाक मिलेगी, और कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी। अब बस वही 2 शब्द याद रखने हैं, सब कुछ छोटा मिलेगा, चपटा मिलेगा, ये याद रखोगे ना आप तो पूरे कैरेक्टर आप डाउन सिंड्रोम के लिख सकते हो। फिर उसके बाद ईयर स्मॉल मिलेंगे, डिस्प्लास्टिक मिलेंगे, एकदम छोटे, और मूवमेंट जो होगा उनका ढंग से नहीं हो पाएगा, डिस्प्लास्टिक मिलेंगे। फिर उसका बात है, क्योंकि अभी हम पिन्ना को इजीली मूव कर सकते हैं लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। माउथ कैसा मिलेगा, नैरो मिलेगा। पैलेट कैसा मिलेगा, शॉर्ट पैलेट जो होगा वो कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, जो पैलेट है वो छोटा मिलेगा, और टीथ भी कैसे मिलेंगे, एकदम छोटे छोटे दांत, एकदम छोटे, ऐसे 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 एकदम छोटे छोटे दांत मिलेंगे। पैलेट भी छोटा मिलेगा। अब देखो मुंह को बनाया किसने, पैलेट वाले ही ने, हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट इन दोनों ने मिलकर कवर कर रखा है मुंह को, दांत भी हिस्सा ले रहे हैं मुंह में। अब जब ये सारी चीजें छोटी हैं तो मुंह भी कैसा रहेगा, नैरो ही रहेगा। फिर उसके बाद स्कल कैसी रहेगी, इसकी स्मॉल रहेगी, एंड ब्रैकियोसेफेलिक विद फ्लैट ऑसिपुट।
ओसीपुट रीजन जो रहेगा इसका, जो बैक वाला जो पार्ट है, जैसे ये सिर बना है इसका, तो यहाँ पे जो ओसीपुट वाला रीजन है वो कैसा रहेगा, एकदम फ्लैट रहेगा। तो बताओ आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या? केवल आप इसके मुंह में ही घूमते रहो। नाक छोटी कर दी, आंख को ऊपर कर दिया, कान छोटे कर दिए, मुंह नैरो कर दिया, दांत छोटे कर दिए, पैलेट छोटा कर दिया, है ना, और फ्लैट जो है फेशियल प्रोफाइल कर दी इसकी, पूरी स्कल भी छोटी कर दी। अब बताओ आपको कहीं और जाने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। एकदम इजीली आपको ये सारे के सारे कैरेक्टर इसके याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर हाथ भी कैसे मिलेंगे। अब देखो, पहले अपन ने पूरा मुंह कवर किया, अब हम हाथ की बात करते हैं। हाथ कैसे मिलेंगे? एकदम छोटे मिलेंगे और ब्रॉड मिलेंगे। शॉर्ट हाथ एकदम कैसे मिलेंगे? एकदम शॉर्ट मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? ब्रॉड मिलेंगे, है ना, फैले हुए मिलेंगे। फिर उसके बाद है सिमीनियन क्रीज। सिमीनियन क्रीज के लिए मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। सभी अपनी पाम को देखेंगे, ठीक है। तो सबकी जो ये पाम है, ये जो पाम होती है, इस पे देखिए 3 बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी क्रीज, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, इतनी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी क्रीज देखने को मिलती है। किसी की एक यूं आ रही होगी, ठीक है, एक यूं नीचे से जा रही होती है और एक इस तरीके से आ रही होती है। सभी देखेंगे, बहुत, मैं ये नहीं कह रही, क्रीज बहुत सारी हैं हाथ पे, बहुत सारी क्रीजेस होती है, बहुत सारी लाइनें होती हैं, जो रेखाएं हम बोलते हैं हाथों की, बहुत सारी होती हैं। लेकिन मेन जो बड़ी बड़ी होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाम पर 3 मेन क्रीज के स्थान पर हमें केवल एक ही सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रीज देखने को मिलेगी। नॉर्मल जो हैंड होगा उसमें अपने हाथ को देखिएगा, इस तरीके की आपको बनावट मिलेगी। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होगा उसमें एक ही क्रीज मिलती है इस तरीके की, यानी कि इनमें से 2 क्रीज क्या मिलेंगी? गायब मिलेंगी। केवल एक ट्रांसफर क्रीज मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिमियन क्रीज बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाइपोटोनिया। उंगलियां जो होंगी वो छोटी छोटी इसकी देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद है सैंडल गैप। सैंडल गैप क्या होता है? जो पैर होता है, ये जो पैर है, तो ये पैर का अंगूठा हो गया, ये पैर की छोटी 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 उंगलियां हैं इसकी, ठीक है। ये नॉर्मल बात होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस बच्चे के अंदर ये अंगूठा तो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से उंगलियां यूं शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो ये अंगूठा और इसके बीच में, फर्स्ट और जो सेकंड टो है, इसके बीच में लार्ज गैप देखने को मिलेगा। अपने पैर देखिएगा, नहीं होता है गैप नॉर्मली, लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है इसके अंदर काफी सारा गैप देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे सैंडल पहनते टाइम यहाँ पे एक गैप आ जाता है, उसी तरीके का नेचुरली इसके अंदर क्या मिलेगा? गैप मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सैंडल गैप, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स की हमने बात की। फिर ये तो इसके थे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जनरल हो गए। अब हम बात करते हैं सिस्टमिक, यानी कि जो इसके ऑर्गन है उनमें क्या क्या गड़बड़ी मिलेगी। तो सब में गड़बड़ मिलेगी। देखो क्या क्या गड़बड़ मिलेगी। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज मिलेगी सारे बच्चों, क्योंकि सब चीजें छोटी हैं, हार्ट भी छोटा होगा, प्रॉपर सप्लाई नहीं रहेगी, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिला नहीं है बॉडी को, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं रहेगी, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज डेफिनेटली होंगी। फिर उसके बाद है ड्यूडेनल, इलियक एंड जेजुनल अट्रेसिया, यानी कि इनकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। जो जीआईटी ट्रैक है इनमें से या तो गायब मिलेगा या नैरो मिलेगा, या तो गायब मिलेगा या क्या मिलेगा? नैरो मिलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? अट्रेसिया बोलेंगे। आई में कैटरेक्ट मिलेगी, निस्टैग्मस देखने को मिल सकता है, या फिर क्या है, ब्रूइश फील्ड स्पॉट ऑन आयरिस। आयरिस पे छोटे छोटे जो है हमें, ब्रूइश नहीं है, ब्लूइश, छोटे छोटे स्पॉट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। हियरिंग डिफेक्ट, कान छोटे थे तो हियरिंग डिफेक्ट होना ही है। और मैंने आपको बोला ही था कि जो होगा हार्मोनल इम्बेलेंस और सब चीजों में ग्रोथ इसकी रिटार्ड मिलेगी, तो डेफिनेटली थायराइड डिसऑर्डर तो होगा ही होगा। तो कौन सा थायराइड डिसऑर्डर होगा इसको? हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। अब हम इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। कौन कौन से टेस्ट करते हैं बात करती हूँ मैं आगे। तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? प्रीनेटल स्कैनिंग, यानी कि जब मदर के यूट्रस में जब बच्चा है तब भी आप डाउन सिंड्रोम के बच्चे को डायग्नोस कर सकते हो, जिससे अगर पेरेंट्स कैरी ना करना चाहें तो वो एमटीपी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे पता लगाओगे? देखो, आप पहले से ही पता लगा सकते हो कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का होने वाला है। इसके लिए स्पेसिफिक 2 टेस्ट बताए गए हैं। एक होता है कंबाइंड टेस्ट और एक होता है क्वार्ट्ज स्क्रीन टेस्ट,
ठीक है। तो कंबाइंड टेस्ट जो होगा उसको हम कब करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले 3 महीने के अंदर आपको ये कंबाइंड टेस्ट करना है। और क्वार्ट जो स्क्रीन है टेस्ट है ये आपको सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि जो है अगले जो 3 महीने यानी कि 6 महीने वाले वीक तक 6 महीने तक आप इस टेस्ट को कर सकते हो। तो देखिए डिटेक्टेबल रेट कैसी रहती है, जो कंबाइंड टेस्ट है इससे आप अप्रोक्सीमेट 82 to 87% आइडिया लगा सकते हो कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का। इसी तरीके से क्वार्ट्स में 81% तक आप पता लगा सकते हो। अब कैसे करोगे कंबाइंड टेस्ट में, इसमें आप फीटल यूएसजी करके देख सकते हो, तो उसकी जो स्कल वगैरह है वो सारी कैसी देखने को मिलेगी, आपको फ्लैट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद थिकन नक्कल फोल्ड एट द बैक ऑफ नेक, ये देखिए ये बैक ऑफ, ये जैसे ऊपर उसका हेड है ये बैक पार्ट है उसका, ठीक है, ज्यादा बड़ी नेक हो गई, इतनी बड़ी नेक नहीं होती है, ये उसका नेक वाला पार्ट है पीछे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीछे वाले पार्ट है यहाँ बड़े बड़े आपको फोल्ड देखने को मिलेंगे। जब आप यूएसजी के अंदर देखोगे बच्चे को तो वहां आपको जो नक्कल फोल्ड, जो पीछे वाला जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पे जो है फोल्ड, स्किन के फोल्ड देखने को मिलेंगे। जनरली नहीं होते हैं लेकिन डाउन सिंड्रोम के बच्चों में देखने को मिलेंगे। और मैटरनल सीरम मार्कर फ्री जो है आपको वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंबाइंड टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वार्ट्स स्क्रीन, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं, तो पता ही आपको इसमें हम क्या डायग्नोस करते हैं। इसमें हम मैटरनल जो सीरम है, मैटरनल सीरम के अंदर हम जो है देखते हैं कि जब भी हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे मदर का, उसका सीरम लेंगे तो उसके अंदर आपको एचसीजी का लेवल तो डिक्रीज मिलेगा और अल्फा फीटो प्रोटीन जो कि नहीं होना चाहिए था वो आपको वहां सीरम मार्कर में देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि आप वहां फिर अल्फा फीटोप्रोटीन लिखने बैठ रहे हो या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना है उतना सफिशिएंट है, यही आपको अच्छे से पढ़ना है। और क्या देख सकते हैं, और आप देखोगे कि जैसे उस बच्चे के अंदर केवल आपको 11 रिप्स ऑफ पेयर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या है, सेकंड जो मेटाकार्पल है हाथ की, उसके स्थान पर क्या होगा, एपीफाइसिस देखने को मिलेगा। तो ये आप जो है वहीं से देख सकते हो, जब आप यूएसजी करोगे उसके अंदर ही आप इन चीजों को देख के पता लगा सकते हो। फिर हम इसकी बात करते हैं कि हम इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। तो मैनेजमेंट इसका कोई जो है स्पेशल ट्रीटमेंट है नहीं, अभी तक जो है इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आया नहीं है डाउन सिंड्रोम को जिससे आप उसको हमेशा के लिए क्योर कर सको, ऐसा कोई नहीं है। तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसमें दे सकते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो प्री नेटल काउंसलिंग करा सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो, प्रोग्नोसिस देख सकते हो, जैसे यूएसजी अभी हमने ये कंबाइंड टेस्ट वगैरह पढ़े हैं इनसे पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है एमटीपी के लिए सजेस्ट कर सकते हो अगर वो आगे नहीं कैरी करना चाह रहे तो। फिर उसके बाद है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर बच्चे की बर्थ हो गई है तो जो भी बच्चे की बर्थ होने के बाद हमें उसमें न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि उसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, अट्रेसिया वगैरह जो भी हो रहा है और उसकी ग्रोथ जो रिटार्ड चल रही है उसको मैनेज करने के लिए, और कॉम्प्लिकेशन जो भी आते जा रहे हैं जैसे स्लैंट आई है, जो भी एक एक करके आपको जो भी कॉम्प्लिकेशन मिल रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चरली तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑर्गन के अंदर हो रहा है, कार्डियक हार्ट डिजीज हो रही है, ड्यूडेनल अट्रेसिया वगैरह ये कंडीशन देखने को मिल रही है, इनको आप क्योर कर सकते हो। एकदम क्योर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो है उसकी जो लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो। अब इन बच्चों के अंदर होता क्या है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं वो बार बार देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनके अंदर हमें क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो इन्हें हो रहे हैं इसीलिए हम बार बार क्या इनको एंटीबायोटिक वगैरह देंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से आपको डाउन सिंड्रोम जो है वो पूरा कवर करना है। बहुत ज़्यादा आपको बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी नॉलेज के लिए आप कितना भी पढ़ सकते हो, कोई भी बुक उठा सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ। एग्जाम के लिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम का, तो 5 मार्क्स के लिए जो मैटर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है ये भी काफ़ी है, ठीक है। इतना आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि और भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये जो बताया है इसको कवर अप कीजिए। और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट में लेके कि ये क्या होता है हमें नहीं समझ में आया, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
आज के लिए थैंक यू।